बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद हसन एडवोकेट हूँ और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 1 रूल 10 CPC क्या होता है। सिविल लिटिगेशन में ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। आज का टॉपिक बड़ी अहमियत का हामिल है। आपने अक्सर सिविल लिटिगेशन में सुना होगा कि 110 की एप्लीकेशन देनी है, या फ़लाँ बंदे ने 110 की एप्लीकेशन दी, फ़लाँ की दरख्वास्त मंजूर हो गई। तो इस तरह 110 यानी ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत जो एप्लीकेशन गुजारी जाती है वो सिविल लिटिगेशन में बहुत कॉमन है। जब हम कोई दावा दायर करते हैं तो जो दावा दायर करने वाला पर्सन होता है उसको मुद्दई कहते हैं। मुद्दई एक या एक से ज़ायद हो सकते हैं। जिन लोगों का मुश्तरका मुफादात हो या उनका कोई मामला जो है वो कॉमन हो तो उसमें ज़्यादा लोग, एक से ज़ायद लोग मिलकर इकट्ठे भी मुद्दई बन सकते हैं और उनको मुद्दईयान यानी प्लेंटिफ्स कहते हैं। जब एक बंदा मुद्दई होगा प्लेंटिफ कहलाएगा और जब एक से ज़ायद होंगे प्लेंटिफ्स कहलाएंगे। इसी तरह एक से ज़ायद जब मुद्दईयान हो तो मुद्दई की जगह उनको मुद्दईयान कहा जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स जो है वो अपने बीवी बच्चों को ख़र्चा नानो नफ़का नहीं देता, बीवी ने ख़र्चा नानो नफ़का का दावा दायर करना है, उसने अपने लिए भी ख़र्चा क्लेम करना है और अपने नाबालिग बच्चों के लिए भी ख़र्चा क्लेम करना है। तो मसलन उसके 3 बच्चे हैं तो वो 4 लोग जो हैं वो इकट्ठे मुद्दई बन के दावा दायर कर सकते हैं। एक बच्चों की वालदा और फिर जो तीनों बच्चे हैं वो मुद्दईयान की कैटेगरी में आएंगे और उनको मुद्दईयान बनाकर दावा दायर किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई सिविल केसेस में कोई तकसीम का मैटर है, कोई प्रॉपर्टी की तकसीम का इशू है, तो उसमें जितने मुश्तरका खाता दरान हैं या जो लोग अपनी तकसीम करवाना चाहते हैं या वो अपनी ज़मीन को डिस्पोजेस करवाना चाहते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे मिलकर भी दावा दायर कर सकते हैं, तो उनको मुद्दईयान कहा जाता है। और जिनके ख़िलाफ़ दावा दायर किया जाता है वो मुद्दा अलैह कहलाता है और अगर मुद्दा अलैह की तादाद एक से ज़ायद हो तो उनको मुद्दा अलैहान यानी डिफेंडेंट्स कहा जाता है। तो आम तौर पर ये होता है कि जब किसी बंदे ने कोई दावा दायर किया तो वो मुद्दई बना और उसने दीगर जिनके ख़िलाफ़ कोई रेमेडी मकसूद है उनको जो है वो मुद्दा अलैहान रखा या डिफेंडेंट्स रखा। लेकिन बाज़ औक़ात देखने में ये बात भी आई है कि कभी कभार कोई मुद्दई दावा दायर करते वक्त किसी शख्स को बग़ैर किसी वजह के, जिसका कोई दावे के साथ कोई लिंक या ताल्लुक़ भी नहीं होता, लेकिन वो उसको ऐसे ही ख़राब करने के लिए उसको भी जो है वो बज़ुमरा मुद्दा अलैह फ्री के मुकदमा बना लेता है। हालांकि उसका दावे के साथ या दावे का जो मामला है उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन मकसद जो है वो बदनीयती पर मुश्तमिल होता है। या बाज़ औक़ात गलती से भी बनाया जा सकता है कि अगर वो समझे कि फ़लाँ बंदा जो है वो मुद्दा अलैह होना चाहिए, जबकि कानूनन वो जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसको बना लिया जाए तो वो गैर ज़रूरी फ्री का मुकदमा होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोग जो चालाक किस्म के होते हैं वो कोई दावा दायर करते हैं और जो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज़ होती हैं जिनको मुद्दा अलैह बनाया जाना ज़रूरी होता है वो उनको दानिस्ता तौर पर मुद्दा अलैह नहीं बनाते, उनको छोड़ दिया जाता है और किसी और कुछ अपनी तरफदारी वाले अफराद को बज़ुमरा मुद्दा अलैह फ़रीक बनाकर दावा दायर कर दिया जाता है और उनसे अपनी मर्ज़ी का जो है वो जवाब ले लिया जाता है। तो दानिस्ता तौर पर जिसके मुफादात अहम होते हैं उनको, या जिनके मुफादात कॉमन होते हैं उनको मुद्दा अलैह नहीं बनाया जाता। तो किसी भी दावे में नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज़ जो हैं उनका मुद्दा अलैह होना ज़रूरी है। हम पिछले लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि
प्रॉपर पार्टीज़ कौन सी पार्टी होती हैं और नेसेसरी पार्टीज़ कौन सी पार्टी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी को डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है कि नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज़ जो हैं उनको मुद्दा ले के ज़ुमरा में फ्री के मुकदमा बनाया जाना ज़रूरी है। और जब दावा दायर कर दिया जाता है तो फिर अगर किसी शख्स को फ्री के मुकदमा ज़रूरी फ्री के मुकदमा होने के बावजूद उसको फ्रीक नहीं बनाया जाता, या किसी शख्स को जिसका दावे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको गैर ज़रूरी तौर पर फ्री के मुकदमा बना लिया जाए, तो वो फ्रीक जो है जिसको गैर ज़रूरी तौर पर फ्री के मुकदमा बनाया जाएगा, वो एक एप्लीकेशन अदालत में गुजारेगा कि जनाब मेरा इस दावे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अगर मैं इसमें फ्री के मुकदमा रहूँगा, ये ऑनरेबल कोर्ट का टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है और पार्टी का टाइम ज़ाया करने के, और फिर वो वकील की खिदमात लेगा और इसी तरह वो बिला वजह जब तक उसका फ़ैसला नहीं होगा वो ज़लील ख़्वार होता रहेगा। तो वो एक एप्लीकेशन गुजार सकता है कि जनाब मुझे इस दावे से डिलीट किया जाए, और वो जो एप्लीकेशन है वो ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत गुजारी जाती है और उस एप्लीकेशन को 110 की एप्लीकेशन कहा जाता है। और इसी तरह अगर किसी शख्स को फ्रीक नहीं बनाया जाता और उसके मुफादात उस दावे के साथ वाबस्ता होते हैं, तो यूँ ही उसके नॉलेज में ये बात आएगी तो वो आकर एक दरख्वास्त गुजारेगा कि जनाब इस दावा के साथ मेरे बहुत से मुफादात वाबस्ता हैं और मुझे दानिस्ता तौर पर फ्री के मुकदमा नहीं बनाया गया, और अदालत अगर मुनासिब समझेगी कि इसका फ्री के मुकदमा होना ज़रूरी है तो फिर उसकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट उसको फ्री के मुकदमा बनाने का हुक्म सादर फरमा सकती है। और इसी तरह जिसने दरख्वास्त दी थी या रिक्वेस्ट की थी कि मैं फ्री के मुकदमा जो है वो मुनासिब पार्टी या प्रॉपर पार्टी नहीं हूँ, मेरा इस दावे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, अदालत उसको डिलीट करने का हुक्म सादर फरमा सकती है। और सिविल कोर्ट ख़ुद भी सुओ मोटो एक्शन लेकर अगर वो किसी की दरख्वास्त को आए बगैर भी अगर मुनासिब समझे तो अदालत ख़ुद भी किसी फ्रीक को डिलीट करने या किसी नए फ्रीक को जो है वो पार्टी बनाने का हुक्म सादर फरमा सकती है। और इसी तरह अदालत किसी मुद्दाले को मुद्दई की कैटेगरी में शामिल करने और किसी मुद्दई को मुद्दाले की कैटेगरी में शामिल करने का हुक्म भी सादर फरमा सकती है। और ये तमाम मराहिल जो हैं वो ऑर्डर 1 रूल 10 CPC की कैटेगरी में आते हैं, और इसको 110 की एप्लीकेशन जो दरख्वास्त गुजारी जाती है उसको 110 की एप्लीकेशन कहा जाता है। अदालत जो है वो किसी भी स्टेज पर जब अदालत मुनासिब महसूस करे, एविडेंस होने से पहले या इवन के एविडेंस के वक्त या जिस वक्त अदालत मुनासिब समझे, ये हुक्म सादर फरमा सकती है कि फ़लाँ बंदे को फ्री के मुकदमा बनाया जाए या फिर फ़लाँ बंदा जो है उसको फ्री के मुकदमा की कैटेगरी से निकाला जाए। और जब अदालत किसी नए पर्सन को फ्री के मुकदमा बनाने का हुक्म सादर फरमाएगी तो इसके बाद फिर आम तौर पर अगर अदालत मुनासिब समझे तो फिर अदालत मुद्दई या मुद्दईयान को हुक्म सादर फरमाएगी कि दावा जो है उसको अमेंड करके, यानी अमेंडेड प्लेंट जो है वो अदालत में दाखिल की जाए। तो उसमें जब नए फ्रीक आएंगे तो फिर उनको शामिल करना होता है और फिर नए सिरे से जो है वो दावा अमेंडेड प्लेंट कोर्ट में दोबारा से दी जाती है। और जो फ्रीक बाद में जिसको फ्री के मुकदमा बनाया गया हो उसको जब समन वसूल हो जाएगा तो सेक्शन 22 लिमिटेशन एक्ट 1877 की रूह से जब मुद्दाले को समन वसूल होगा उसकी जो लिमिटेशन है उस दिन से शुरू होगी। यानी बाकी अगर दावा 1 साल पहले दायर किया लेकिन मुद्दाले जो है जिसको नया फ्रीक बनाया गया उसको 1 साल के बाद बनाया गया तो उसको समन वसूल होने यानी उसको इत्तला होने से कानून मियाद जो है उस पर उस वक़्त से लागू की जाएगी। और इसी तरह इस ऑर्डर 1 का जो रूल 12 है वो ये कहता है कि अगर बहुत से मुद्दईयान एक दावा में फ्रीक हैं या एक दावा में ज़्यादा मुद्दा लेहम फ्रीक हैं तो ऑर्डर 1 रूल 12 के तहत
कुछ अफराद या अशख़ास या फ़रीक़ैन जो है वो किसी एक फ़र्द को या एक से ज़ायद फ़र्द को इख्तियार जो है वो दे सकते हैं कि उनकी जगह पर वो किसी दावा की पैरवी करे। उसको मुख्तार ख़ास दावा की हद तक, पैरवी की हद तक दिया जा सकता है, ताकि सारे लोग जो हैं वो जिनके मुफादात मुश्तरका हैं उन सब को टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कोई एक बंदा बतौर मुद्दई उनकी तरफ से या मुद्दा अलैन की तरफ से कोई एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो है उनको इख्तियार दिया जा सकता है कि वो दावा की पैरवी करें। और आर्डर 1 रूल 13 के तहत ये ज़रूरी है कि नॉन जेंडर या मिस जेंडर जो है उसका ऑब्जेक्शन फ़रीक़ैन जितना जल्द मुमकिन हो सके उतना जल्द उस ऑब्जेक्शन को दाखिल करें। यानी अगर कोई शख्स फ़रीक़ैन में से ये समझे कि फ़लाँ शख्स को फ़रीक़ मुकदमा होना चाहिए, कोई मुद्दा ले ये समझे कि फ़लाँ शख्स को भी साथ फ़रीक़ बनाया जाना चाहिए, या कोई शख्स जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर फ़रीक़ है, वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके अदालत को उतना जल्दी जो है वो ऑर्डर 1 रूल 13 के तहत उतना जल्दी ऑब्जेक्शन फ़ाइल उसको करना चाहिए, ताकि अदालत जो है वो जल्दी किसी नतीजा पर पहुंच सके। और ये आज की ये जो हमारी डिस्कशन थी वो ऑर्डर 1 रूल 10 से मुतल्लिक़ा थी। तो ऑर्डर 1 रूल 10 जो है उसको हमने जो है वो डिस्कस किया है कि ऑर्डर 1 रूल 10 क्या होता है। और जब कोई दरख्वास्त जो इस ऑर्डर के तहत गुजारी जाती है अगर वो खारिज हो जाती है या गैर ज़रूरी तौर पर वो मंजूर हो जाती है, यानी अगर कोई शख्स इस दरख्वास्त जो गुजारी जाती है उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होता, मुतमिन नहीं होता, तो फिर उस दरख्वास्त के जो ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर नहीं कर सकता मुतासरा फ़रीक़। ताहम रिवीजन जो है वो दायर हो सकती है। मुतासरा फ़रीक़ जो है वो उस हुक्म के ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन फ़ाइल कर सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। और अगर इस टॉपिक की बाबत आपको किसी क्वेश्चन या किसी बात की समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भेजकर उसका जवाब ले सकते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप कानून की आगाही में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो फिर इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वस्सलाम।